हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सोशल साइंस में भी अगर आप सिर्फ PYQ ही कर लेते हैं तो भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं सोशल साइंस में। ओके, तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सीटेट के रिगार्डिंग सारे वीडियोस जो है इस चैनल पे मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। द हड़प्पन्स बिलोंग टू द, जो हड़प्पन निवासी थे ना वो किस चीज़ से संबंध रखते थे, कांस्य युग से, ताम्र युग से, पीतल युग से या लौह युग से। तो आपका आंसर क्या आएगा, कांस्य युग से संबंध रखते थे। ओके, तो इस जो पेपर है ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, रिपीट टॉपिक्स में से भी आते हैं। तो ये मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस का एक अलग सा वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक जो है ना वो बार बार आते हैं। ओके, चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं या समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को भी यह दर्शाता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होता है। ओके, तो 32 का जो आंसर है वो है ए गलत है पर बी सही है। ओके, ये क्या दिखाता है, समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में परिवर्तन को दर्शाता है। ओके, तो ए सही, ए गलत है, बी सही है। चलिए देखते हैं 33 क्वेश्चन जो है, अल हिंद किताब को किसने लिखा था। अल हिंद किताब को अल इदरिसी ने लिखा था या अल बरूनी ने लिखा था या फिर अल जरूनी या फिर अल दुहैल ने लिखा था। 33 का आंसर क्या आएगा, जो अल हिंद की जो किताब है ना वो लिखा था अल बैरूनी ने, अल बरूनी ने। ओके, तो याद रखना है आपको क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। अमीर खुसरो के ऊपर भी आता है कि अमीर खुसरो जो है उन्होंने कौन सा वर्ड का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वाला जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सांझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती थी। बहुत सारी कैसी वास्तुकलाएं पाई जाती थी क्योंकि बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संकरण करना या फिर संकरण द्वारा शानदार रचनाओं का शक्तिशाली साम्राज्यों से पुनर्वृत्ति की आवश्यकता पैदा करना या फिर सम्राट विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपनी वास्तुकला का प्रसार करना चाहते थे या फिर अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट करने के लिए छोटे राजाओं द्वारा बड़े साम्राज्य की वास्तुशिला नकल की गई थी। तो जो 8वीं और 18वीं शताब्दी में ना वास्तुकला की शैलियाँ बहुत पाई गई। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो बड़े बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ में लाया गया और परिणाम स्वरूप उनका आकार और शैलियों का भी परस्पर संस्करण हुआ। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। चले देखते हैं 35 वाला क्वेश्चन। विचार करना है और सही विकल्प का चयन भी करना है। तो फर्स्ट जो है वो है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। ओके, ये 7th की हिस्ट्री का है। दांतों के जोड़ और उपस्थियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुँचे थे। तो कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है 35 के बारे में। तो 35 के बारे में ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, चरक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि 360 हड्डियाँ होती है। ओके, और ये भी कहा था कि दांतों के जो जोड़ होते हैं ना वो संयोजन से चरक संख्या पर पहुंचते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। चलिए देखते हैं अब 36 वाला। 36 में हमें क्या करना है, मैथ द फॉलोइंग करना है। कथक कहाँ का फेमस है, भरतनाट्यम कहाँ का फेमस है, कथकली कहाँ के फेमस है एंड कुचिपुड़ी कहाँ की फेमस है। ओके, तो ये तो भाई आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और एक काम और भी आप करिएगा कि आप सारे स्टेट्स के फोक डांस आपको याद करने पड़ेंगे। ओके,
क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे दिया है ऐसा ही आए, आपको यहाँ पे हिंट मिल जाता है कि हाँ भाई स्टेट के जो फोक डांस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। ओके, तो 36 का देखो, आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो कथकली, सबसे खतरनाक जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को वो कथक में होता है और कथकली में होता है। ओके, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका, कथक का आंसर क्या हो जाएगा। कथक जो है ना वो उत्तर प्रदेश का फेमस है। ओके, एंड कथकली कहाँ का फेमस है, केरल का। तो ये याद रखिए, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश, कथकली जो है वो केरला। ओके, इसके बाद भरतनाट्यम, जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, इतना तो पता ही होगा राइट। भरतनाट्यम जो है वो है आपका भरतनाट्यम जो है वो है आपका भरतनाट्यम जो है वो है आपका तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी जो है वो आपका है आंध्र प्रदेश का। ओके, तो ये कहाँ आपको दिख रहा है। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी समझ में आता है ना तो भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास दो ऑप्शन आपको पता है, जैसे कथक का पता है कि भाई उत्तर प्रदेश, तो फर्स्ट का 3 इसमें भी है, फर्स्ट का 3 इसमें भी है, फर्स्ट का 3 इसमें भी है। चलो आगे देखते हैं। भरतनाट्यम का समझ लो आपको कथकली का पता है कि केरला है, तो सी का फोर्थ इसमें दिया है सिर्फ, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। राइट, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप तुक्का लगा के, इफ़ यू डोंट नो द आंसर, तो आप इस मेथड से करोगे तो आपको आसान होगा, आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 37 वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहता है। निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया। ओके, प्रारंभिक विद्रोह से लेकर आरंभ करते हुए आपको बताना है। सबसे पहले विद्रोह जो है ना कहाँ हुआ। ओके, तो संथाल, कोल, बस्तर, वर्ली, कोल, संस्थाल, बस्तर, वल्ली, संसार, या पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर जो है ना 37 का जो आंसर है सही वो है कोल, संथाल, बस्तर और वर्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 वाला। ओके, आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आदिवासी के रिगार्डिंग ना हर एक पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदिवासी के रिगार्डिंग हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, आदिवासी के जो मुखियों ने औपनिवेशिक काल में अपने प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये भी इसके रिगार्डिंग भी नहीं आता, रिपीट ही आता है, ये रिपीट क्वेश्चन है। आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई थी या अपने लोगों में आदिवासी मुखियों का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। तो सही आंसर क्या है 38 का, ए और बी जो है ना दोनों सही है। ओके, क्योंकि आदिवासी जब काल मतलब आदिवासी के जो मुखिया थे ना तो उन्होंने उपनिवेशिक काल, जिसे हम लोग कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं, जिसमें हमारा इंडिया ब्रिटिश के अंडर में था, तो उस काल में ना आदिवासी के जो मुखिया थे ना उनके अंडर में कोई भी शक्तियाँ नहीं थी, सारी शक्तियाँ उन्होंने खो दी थी। ओके, आदिवासी मुखियों को कुछ गाँवों में भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई थी कि अब कुछ भूमि को अपने अंडर में ले सकते हो और स्वामित्व वहाँ पे बना सकते हो, अपना हक जता सकते हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं 39 वाला। महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ओके, फर्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता की, या फिर सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में ना कौन सा कथन सही है, तो ए और बी दोनों ही सही है। नए कानूनों को प्रचारित करने की सहायता भी की कि नए नए कानून का प्रचार करना चाहिए ताकि लोग जो हैं, जो महिलाएं हैं, उन पे कुछ सुधार हो पाए। ओके, एंड सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने क्या किया, प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। मीन्स ऐसे कोई ग्रंथ होंगे जिनमें महिलाओं को शायद नीचा दिखाया गया हो या उनका अपमान किया गया हो, तो सामाजिक प्रथाओं में क्या किया था, सुधार के लिए
प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया गया था। तो दोनों ही सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 वाला हो चुका है, अब 40 वाला देखना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 वाला। तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया, जिसमें जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन आरंभ किया, उन्होंने मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया, या फिर उन्होंने मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की। 40 का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। तो देखिए 40 का जो आंसर है वो है आपका थर्ड वन। अपने स्वाभिमान आंदोलन उन्होंने आरंभ किया था, क्योंकि उन्होंने गैर ब्राह्मण का मतलब क्या था कि सिर्फ ब्राह्मण ही मंदिर में नहीं जाएंगे, इसके अलावा दूसरे जितने भी जाति के लोग हैं ना वो सब मंदिर में जाएंगे। तो उन्होंने स्वाभिमान का आंदोलन आरंभ करवाया था। किसने आरंभ करवाया था? तमिलनाडु के पेरियार ने। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 वाला क्या कहना चाहता है। ज्योतिराव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्धृत करना, यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। आपको ज्योतिराव फुले के अनुसार जाति में जो असमानता की आलोचना किसके द्वारा की थी? देखो, सभी मनुष्य की विज्ञान आधारित जैविक समानता के दावे को मानकर या फिर पूर्व सदियों में भक्ति और सूफी आंदोलन से प्रभावित होकर। ओके, तो उनका सही आंसर क्या है? 41 का जो सही आंसर है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। यह तर्क देकर कि आर्य जो थे ना वो विदेशी थे, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की थी। तो इसीलिए उन्होंने जाति की असमानता की आलोचना की है, ये बोलकर कि जो आर्य थे वो विदेशी थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 वाला। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 वाला। यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत मतलब नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा तरीका होगा? बल का प्रयोग, प्रदर्शन या फिर लेख लिखना। सही विकल्प का चुनाव करना है। ओके, सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को आपको क्या करना है? नरमपंथी तरीके से, आपको संयत तरीके से कहना है। तो आप कैसे करेंगे? सही आंसर क्या आएगा? प्रदर्शन करेंगे एंड लेख लिखेंगे। ओके, बल का प्रयोग हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बी एंड सी जो है 43 के लिए वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 वाला क्या कहना चाहता है। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है, क्योंकि देखो मतलब कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी भाषा जो है इस्तेमाल की जाती है। क्यों की जाती है भाई? यह एक शर्त थी जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी थी, या फिर यह प्रशासनिक परंपराओं को औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप से परिवर्तित होने में सहयोग देगी, या फिर जो गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी, या फिर भारत सरकार भाषा आधारित राज्य बनाने की मांग पर काबू रखना चाहती थी। तो आज भी हम लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है 44 का जो आंसर है वो ये है कि गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक अनेक समझ में एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। ओके, मतलब जो लोग हिंदी नहीं बोलते तो उनको समझने की भाषा थी वो, इसलिए आज भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आज के डेट में इस तरीके से हमारे जीवन में ये मिल चुका है इंग्लिश, कि अब ऐसा लगता है कि इंग्लिश के बिना थोड़ा सा लाइफ जो है डिफ़िकल्ट फील होता है, राइट। चलिए देखते हैं 45 वाला क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन स्टार्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट सन इज अ स्टार, ऑफ कोर्स।
सन क्या है? एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो रात के समय जो तारा चमकते हैं, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग करते हैं, वो क्या सन की तरफ ही होते हैं? तो देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी इतनी इम्पॉर्टेंट है ना कि आपको मैं क्या ही बताऊं। हर एक चैप्टर को आप घोल के पी जाओगे ना, तभी आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से ये आंसर जो है ए और बी दोनों सही है। ओके, क्योंकि जो हमें तारा दिखाई देता है वो भी साइज़ में सन की तरह ही बड़े बड़े होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सी है, मतलब सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। मतलब कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, उसको कौन सी संरचना आपस में जोड़ती है? पर्वत श्रृंखला, स्थल संधि, नहर या फिर जल डमरू मध्य। तो सही जो आंसर है वो हमको पता है अंग्रेजी में, तो हम आपको बताएंगे ये स्थमस। ठीक है, समझ लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है। रुकिए बताती हूँ वापस से। ये नॉर्थ अमेरिका है और फिर ये पतली सी लाइन है यहाँ पे, फिर वहीं से ये जो लैंड है ना जुड़कर नीचे साउथ अमेरिका आता है। मतलब कि नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं ना, इस रास्ते का इस्तेमाल करके वो लोग साउथ अमेरिका में जा सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, जो लैंड का कनेक्शन है, दो कंट्री को आपस में, दो जो कॉन्टिनेंट है उसको आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। उस जोड़ने को जो क्या कहते हैं हम लोग? स्थमस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण रूप से सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 वाला। और मुझे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सीटेट वाले इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स ए एंड बी एंड सी एंड लिस्ट बिलोज। ओके, किसके फीचर्स है, किसकी तारीफ कर रहे हैं ये लोग? दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट। अब तो भाई देखिए, इतना ईजी नहीं आएगा तो फिर क्या ही आएगा, राइट? इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि मॉनसून मतलब रेन होता है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन ही होगा। इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। ये सारे तो डेसिडियस फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ये भी डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, राइट? तो देखिए, मैंने तो मेरे बच्चों को यही सिखाया था कि अगर जो चीज़ इंडिया में मिलती है और जो चीज़ इंडिया में पाई जाती है वो होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, राइट? तो देखिए, नीम भी हमारे यहाँ पर पाया जाता है, पीपल पाया जाता है, शीशम पाया जाता है। तो ये इसका आंसर दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो है इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला। क्या कहना चाहता है? द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति में सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होते हैं। ओके, तो तापमान एवं नमी के कारण वहाँ पे चेंजेस होते हैं पेड़ पौधों में, या फिर अक्षांश एवं ऊंचाई के कारण, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई के कारण, या फिर पवन के बहने की दिशा के कारण। तो बताइए, जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, कहीं कहीं पे मोटे होते हैं, कहीं कहीं पे पतले होते हैं। मतलब प्लेस टू प्लेस जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसके फैक्टर्स क्या हैं? तो 48 का सही आंसर जो होगा वो ए, बी एंड सी होगा, ठीक है? हवा के वजह से भी कभी भी पेड़ पौधे चेंज नहीं होते हैं। वहाँ का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो ठंडा के हिसाब से ही पेड़ पौधे ग्रो होंगे, ठीक है? अगर लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड भी मैटर करता है। अगर इक्वेटर से बहुत ऊपर है, ठंडे वाले एरिया में है, तो वहाँ के प्लांट्स अलग ग्रो होते हैं। अगर गर्म वाले एरिया में है तो वहाँ के प्लांट्स अलग ग्रो होते हैं। सॉइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ए, बी, सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि थर्ड वाला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओके,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 वाला। राइन वैली एंड द वॉस्गेस माउंटेन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये 7th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 2 का है। ओके, 7th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2 का है ये, और इसमें बताना है कि ये कौन से माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन है कि फोल्ड माउंटेन है कि वॉल्केनिक माउंटेन है या फिर ग्लेशियर्स माउंटेन है। तो देखिए ये जो है ना राइन वैली एंड द वॉस्गेस, ये है राइन घाटी एंड वॉस्गेस पर्वत जो हैं वो है ब्लॉक माउंटेन। ओके, भ्रमशोत्य पर्वत। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए लिखते हैं 50 वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। ये हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का एग्जाम्पल क्या है? सुंदरबन। सुंदरबन तो डेल्टा है भाई। ईस्टर्न घाट, ये तो एक घाट है। लद्दाख तो एक डेजर्ट है। सह्याद्री एक तो माउंटेन का नाम है। तो लद्दाख जो है मतलब कि 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि लद्दाख को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट। क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट। सो लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द कॉज फॉर लेस वेरिएशंस इन टेम्परेचर ओवर द सी। हिंदी में देख लेते हैं एक बार कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाते हैं। प्रेजेंस ऑफ ओशन करंट्स मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द सीज आर लोकेटेड नियर द पोल्स। नहीं, सी वाटर गेट्स हीटेड स्लोली एंड लूजेज हीट स्लोली। सी का जो पानी है ना गेट हीटेड स्लोली, ये तो बात सही है। पानी जो है ना बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और भी बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होता है। प्रेजेंस ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंट्रीब्यूट्स टू लेस वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं ये आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और इसका आंसर जो है सही वाला 51 का सही आंसर जो है वो है सी इज़ करेक्ट। ओके, समुद्र का जो पानी होता है ना वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, क्योंकि अगर समुद्र के लेयर की बात करें तो वो कितना मोटा होता है। फिर समुद्र की जो हमारा सन है, सन की लाइट जितना अंदर जाएगा फिर उतना जल्दी जो पानी है ना वो गरम गरम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है जैसे कि मैंने पहले बोला था वही सही है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 वाला। 52 क्वेश्चंस हमें क्या कहना चाहता है? ये क्वेश्चन को मैं अगर वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँ तो भी ये वर्ड जो है ना इसके लिए कम है। इसको मैं कहना चाहूँगी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, क्योंकि भाई ये हर एक पेपर में देखने को मिल रहा है। हर एक पेपर मतलब हर एक पेपर। ओके, जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स है ना वो आ ही रहा है। आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। द लेयर इज जो ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। मतलब कि उस लेयर को आपको बताना है जिसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं, आसमान एकदम साफ होता है और जिसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है। तो क्या आप जानते हैं वो लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर होती है ना, ट्रोपोस्फियर ये फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर। और जितने भी बादल वगैरह होते हैं ये सारे ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे कि बर्फ़ गिरना, बारिश गिरना, ये सारी घटनाएं ट्रोपोस्फियर में ही होती है। इतनी बार चुका है ये क्वेश्चन कि मुझे पूरा लर्न हो चुका है। स्ट्रेटोस्फियर के बारे में हमेशा यही पूछा जाता है कि ओजोन गैस किसमें पाई जाती है और किसमें वेदर फिनोमिना नहीं होता है। तो ये है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोस्टली ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के बारे में ही पूछा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 वाला। आंसर कौन सा सही था? समताप मंडल। ओके, चलिए देखते हैं 53 वाला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव इफ देर इज अ नो एयर एंड एयर प्रेशर इन द एटमोसफेयर। ठीक है, एयर प्रेशर प्रेसेस अस
with a great force on our body. Similarly, our body exerts a counter pressure. ये तो सही है भाई, ये तो 6th स्टैंडर्ड का है ज्योग्राफी का. एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव इफ देयर इज अ नो एयर एंड एयर प्रेशर इन द एटमोसफियर. यस, दोनों ही सही है. मतलब कि 53 का जो आंसर है वो है ए वाला. बोथ ए एंड बी आर ट्रू. बी इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगर हमारा बॉडी, पता है क्या होता है, जब हवा जब जोर से हमें फोर्स करता है ना, ठीक है, समझ लीजिए मैं हूँ सुंदर सी स्माइल करते हुई, तो जो हवा है ना हमें बहुत फोर्स करता है, जो जो से फोर्स करता है, ठीक है. और उसी की तरह जैसा हवा हमें फोर्स करता है, उसी की तरह हमारे बॉडी में से भी एक फोर्स आता है, काउंटर फोर्स. मतलब एक फोर्स से फिर यहाँ से तीर आएगा, यहाँ से तीर, 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 ठीक है. तो इसके वजह से हमारा बॉडी जो है वो बैलेंस बना रहता है. अगर हमारा बॉडी काउंटर प्रेशर नहीं करेगा ना, तो हमारे बॉडी के सारी नसें फट जाएंगी. ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 वाला. आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा. तो भाई एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ना, थोड़ा सा मेरा ही फ़ायदा हो जाए, आपका ही फ़ायदा हो जाए. ओके, जल्द से जल्द मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स किसी भी हाल में करना है इस महीने में. जून महीने में नहीं, जुलाई, क्योंकि जून तो ख़त्म होने आ गया. तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी. 54 वाला क्वेश्चन अगर देखें तो रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है. रोडवेज आर मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. Railway are extremely useful in reaching inaccessible and difficult terrains. Airways are most expensive and only mode to reach the most remote and distant area. ओके, तो 54 का सही आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए. तो ए एंड बी एंड डी इज़ द करेक्ट. ए भी सही है, क्योंकि भाई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो हम लोग रोड से ही जाते हैं, ठीक है. वाटर वेव्स जो है ना, पानी से जाना, एक चीपेस्ट है फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है. इसके बाद जो हमारा जो डी वाला आंसर है, एयरवेज आर मोस्ट एक्सपेंसिव एंड ओनली मोड ऑफ रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया, ठीक है. तो ये जो रेलवे आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन रीचिंग इनएक्सेसिबल एंड डिफ़िकल्ट टेरियंस. तो देखिए, जहाँ पर पहुँच नहीं सकते वहाँ तो हमारा एरोप्लेन लेके जाता है ना, हमें रेलवे थोड़ी लेके जाता है, राइट. तो ये सी वाला गलत हो गया, ए और बी और डी सही हो गया है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वाला हमसे क्या कहना चाहता है. वाइल टीचिंग अबाउट माइग्रेशन. अरे देवा, माइग्रेशन, इसके बारे में भी मैं कितनी तारीफ़ करूँ. वेरी 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 IMP, क्योंकि ये भी बहुत बार आ चुका है, ये टॉपिक बहुत बार आ चुका है कि लोग जो है माइग्रेशन क्यों करते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते हैं. ओके, वाइल टीचिंग अबाउट द माइग्रेशन इन हर क्लास which of the following factors should be considered as relevant by the teacher. Availability of work opportunity, improving standard of living and marriage. तो 55 का आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है. तो 55 का आंसर जो है ए एंड बी एंड सी जो है तीनों सही है. ओके, माइग्रेशन के बारे में तीनों ही सही है, क्योंकि आपको वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हो. अगर आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है तो भी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे, और मैरिज हो जाती है तो जाना ही पड़ता है, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड इन रेफरेंस टू स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर इन इंडिया. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में विषय में, मतलब कि अलग है, मतलब जहाँ पर नहीं बनता है वो आपको बताना है. ओके, तो कहाँ नहीं बनता. अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, विजयनगर कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सैलम तमिलनाडु. तो देखिए, स्टील की जो फैक्ट्री है ना मोस्टली कहाँ पर है, साउथ इंडिया वाले पोर्शन में ही है, कहाँ पर नहीं है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो डिफरेंट है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वाला. रीड द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का
चुनाव कीजिए। सेरिकल्चर जो है ना विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन के लिए होता है। सेरिकल्चर जो है वो फिशिंग का जो करते हैं उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। या फिर जो पीसी कल्चर होता है इस कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। जो पीसी कल्चर होता है वो सिल्क वॉर्म के लिए होता है। तो कौन सा सही है भाई, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। 57 का जो आंसर है वो आएगा ए एंड बी आर फॉल्स। ओके, दोनों ही क्या है, गलत है। 57 का आंसर क्या आएगा, फोर्थ वन, ए एंड बी आर फॉल्स। ओके, चलिए देखते हैं आगे। 58 वाला देख लेते हैं। 58, द शीप ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया प्रोड्यूस पश्मीना वूल। पश्मीना वूल की जो शीप होती है ना, कौन से क्षेत्र में भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है भाई। तो कौन से क्षेत्र में से के क्षेत्र में भेड़ में से पश्मीना वूल मिलती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में ये पाई जाती है ये जो पश्मीना शॉल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये हमसे कह रहा है कि विभिन्न समुदायों के लोग जो है ना विभिन्न प्रकार से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ओके, तो यह चिन्ह दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है, सोशलिज्म मतलब कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, विविधता का, या सामाजिक न्याय का। तो ये जो 59 का आंसर है ये आ जाएगा डाइवर्सिटी। जब हम किसी से मिलते हैं और उसको हम लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, विभिन्न तरीक़ों से अभिवादन करते हैं, उसको थैंक्स बोलते हैं, उसको नमस्कार बोलते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तो वो किस चीज़ को दर्शा रहा है भाई, बहुत ही ईजी आंसर है। वो क्या दर्शा रहा है, विविधता को, कि हम सब लोग कैसे हैं, डिफरेंट बट वी आर यूनाइटेड। ओके, चलिए देखते हैं आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के जो 3 बच जाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द गवर्नर, या फिर गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द पर्टिकुलर स्टेट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 60 का आंसर क्या है, ए इज़ अ करेक्ट, क्योंकि जो स्टेट का जो हेड होता है ना वो गवर्नर ही होता है। ठीक है, तो ए तो हमारा सही है, और जो गवर्नर होता है ना वो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ये गलत है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि चीफ मिनिस्टर जो है, स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट नहीं करती है, प्राइम मिनिस्टर इसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ए सही है, बी इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने अंत तक वीडियो देखा। अगर आपने देख ही लिया है और अच्छा भी लगा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय एवरीवन।